डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोगों के सामने चैलेंज आता है कि टीम बन गई, वो टूट गई, बिजनेस बढ़ा था, आज बहुत डाउन आ गया। अगर आपका भी ये चैलेंज है तो ये इंटरव्यू आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान है। 25 साल के अनुभवी लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मुकेश जी कोठारी आपको इस समस्या से निजात दिलाएंगे, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। जो लोग टिक नहीं पाते हैं एक कंपनी के साथ में, आपको क्या लगता है क्या वजह उनकी रहती है? दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे तो पैसा तो है ना उसके पास, लेकिन वो अपनी बेटे बच्चों की शादी में नहीं जा सकता, तो ऐसे पैसे का करेंगे क्या? और ऐसे लोग आपके पास में भी आए होंगे, बोला होगा कि नहीं सर आप हमारे साथ में आ जाओ, ये अच्छी कंपनी, ये अच्छा प्लान है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कभी मत करना जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर है। सर आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम है सर, पूरे इंडिया में है? पूरे इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में मेरी पूरे इंडिया की। एक बुक लिखी जो बुक कभी पब्लिश नहीं हुई, मेरी 100 गलतियाँ। अच्छा। और उसमें जो पहली गलती थी ना वो थी डुप्लीकेशन। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संबंध। आपको कैसे लगता है जब अंजलि को आप काम करते हुए देखते हो? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको मालूम है आपका फेवरेट CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स अब स्पॉटिफाई पे भी आ गया है। सारे के सारे एपिसोड स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं। आप ट्रैवल करते समय, आप वॉक करते समय उनको एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद ख़ास है। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं जो इस चैनल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। हमने 1 जनवरी 2019 को चैनल की शुरुआत की थी और हमारा तीसरा एपिसोड अगर आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि हमारे मेहमान थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाली पर्सनैलिटी श्री मुकेश जी कोठारी। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत सारे लोग उनकी वाक कला से प्रभावित हैं, उनकी लीडरशिप से प्रभावित हैं। तो आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करते हैं लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग श्री मुकेश कोठारी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आप ये बताओ सर, इतने दिन बाद आए हो, मतलब 2019 से 2025, मतलब 6 साल, ऐसी क्या नाराज़गी सर? नाराज़गी नहीं, मेरे हिसाब से आपका और मेरा प्रेम ही ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि हम थोड़ा लेट हैं। तभी बार बार हम याद करते हैं एक दूसरे को। जब पति पत्नी दूर जाते हैं तभी तो ज़्यादा याद आती है। उसी तरह जब 2 दोस्त भी दूर जाते हैं तो बार बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो आए। और मैं फुल एक्साइटेड हूँ कि आपके इस इंटरव्यू में आने से पहले भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं कब जाने का मौका मिले। और कई बार अपने बात भी हुई, लेकिन आज फाइनली हम साथ यात्रा करने वाले हैं हांगकांग की, और इसके बेटे ने अपना काम भी हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। ये जो थोड़ी दूरी बनाने वाली बात है ना सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। अभी मौजूदा समय में इस पर बहुत सारी किताबें आई हैं और वो किताबें ये कह रही हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत क्लोज हैं, अगर आप बिल्कुल हमेशा उसके साथ में रहते हैं तो फिर संभावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन पैदा हो, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें आएँ कि आप साथ में तो रह रहे हैं लेकिन संबंधों में वो जो गर्माहट होती है वो कम हो जाए। राइट। और उसका एक तरीका है कि आप थोड़ा सा कुछ समय के लिए थोड़ी दूरी बनाएं, कुछ टाइम के लिए दूर चले जाएं। तो उस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आपने शुरुआत की, मतलब आप इसलिए नहीं आ रहे थे कि थोड़ा प्यार प्रेम ज़्यादा बढ़ जाए, घर में बनी रहे। सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 25 साल से इंडस्ट्री में हैं और 25 साल से एक ही कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। हम जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं सर तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो थोड़ा सा एक कंपनी के साथ में लंबे समय तक एसोसिएटेड है। और बहुत बार हमारे साथ में हुआ कि हमने पहले तो ठीक ठाक देखा और हमारे यहाँ इंटरव्यू आते ही वो दूसरी कंपनी में चला जाता है। और लोग फिर हमारे ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, उस कंपनी में चले गए, उस कंपनी में चले गए। तो आप 25 साल से एक ही कंपनी के साथ में टिके हुए हैं। पहला प्रश्न तो ये कि ऐसी क्या वजह है कि आप एक कंपनी के साथ में टिके हुए हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि जो लोग टिक नहीं पाते हैं एक कंपनी के साथ में, आपको क्या लगता है क्या वजह उनकी रहती होगी?
सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग को मैंने कभी आज के 25 साल पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मेरे जो स्पॉन्सर है जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए थे तो मेरे लिए एक यूनिक कंसेप्ट था ये। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि इस तरह से एक आदमी बिना पूंजी के, बिना किसी टाइम को फिक्स किए हुए, बिना किसी दुकान के, बिना किसी रिस्क के कोई कारोबार कर सकता है। तो मैं पहली बार में इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सिस्टम में आया और मैंने काम करना चालू किया। और क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है। जब हम डिवोटी होते हैं तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। तो मुझे आज भी बस साहब ये मुझे पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कितने तरह के प्लान होते हैं। लोग बाग आकर मुझे बताते हैं कि ये बाइनरी प्लान है, ये रिफाइनरी प्लान है। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरी कंपनी का प्लान पता है। और ये तब होता है जब हम डिवोटी होते हैं। दुनिया में राम भगवान अच्छे हैं कि शिव भगवान अच्छे हैं या शंकर भगवान अच्छे हैं, 90% लोगों की सोच इन्हीं में घूमती रहती है कि अच्छा कौन है। अच्छा वो है जिसमें आप डिवोटी हैं। और जब आपका मन किसी में लग गया तो वहाँ अच्छा होता है। और मेरा ऐसा ही मानना है कि मैंने पहला और लास्ट यही चालू किया था अपना कारोबार, और इसी की वजह से मेरी सफलता निर्धारित करती है। और कोई आदमी टिकता नहीं है तो उसके पीछे उसका लक्ष्य ही अलग तरह का होता है। जब कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग में केवल पैसों के लिए आता है तो उसके साथ ऐसा होता है। और पैसों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो पैसों के लिए तो कई तरह के काम हैं, केवल डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है। आप कोई भी दुकान खोलते हैं, लोग फूल छाप झाड़ू की कंपनियां 100 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि पैसे तो हर सिस्टम में है, हर बिजनेस में है। डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर पैसा तो बाई डिफ़ॉल्ट आएगा, लेकिन आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, इतना लोगों का सर्कल मिलेगा, जी लाइफस्टाइल आपकी अच्छी हो जाएगी। और जब आप इस एंगल से आते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आपकी एक ज़िंदगी है, एक लिमिटेड 70-80 साल आपको जीना है, और अगर आपने रिसर्च में ही टाइम ख़राब कर दिया कि 10 साल इसको कर लिया, 5 साल उसको कर लिया, 15 साल उसको कर लिया, तो आई थिंक आप अपना वेस्टेज कर रहे हैं। सभी कंपनियां अच्छी होती है, सभी अच्छा होता है, आपको डिवोटी होना पड़ता है उस सिस्टम के प्रति। और अगर आप डिवोशन में काम करते हैं तो आप 100% उस सिस्टम में कामयाब होंगे, चाहे कोई भी कंपनी में हो आप। सर, लोग तो डिवोटी रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनके डिवोशन को, मतलब जैसे हम सुनते हैं ना कि एक ऋषि महात्मा बड़ी तपस्या कर रहे थे और इंद्र महाराज का सिंहासन हिलने लग गया, तो उसने मेनका को भेजा ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए। तो लोग उनकी तपस्या भंग कर देते हैं, और ऐसे लोग आपके पास में भी आए होंगे, बोला होगा कि नहीं सर आप हमारे साथ में आ जाओ, ये अच्छी कंपनी, ये अच्छा प्लान है। आए थे आपके पास लोग, और आपने कैसे टैकल किया उनको? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान बता ही नहीं पाया कभी भी कोई, क्योंकि पहले दिन से जब मैं अपनी कंपनी में आया था तो मेरा पोस्चर या मेरा स्वभाव इस तरह का था कि मैं अपने से, अपनी कंपनी के अलावा मैं किसी की बात सुनता नहीं था। और उसका नतीजा हुआ कि मेरी, यूँ समझ लो कि मेरा इस तरह का स्वभाव बन गया कि लोग मेरे पास नज़दीक आते ही नहीं थे किसी प्लान को बताने के लिए। तो मैं सही बताऊँ अस्ताब कि मैंने ज़िंदगी में कोई डायरेक्ट सेलिंग का, किसी भी कंपनी का कोई प्लान नहीं देखा सिवाय मेरी कंपनी को छोड़कर। और ये कट्टरपन था जो लोगों को लगता था कि यार उसके पास जाना खतरनाक है, वो बड़ा अड़ियल सा टेढ़ा टाइप आदमी है, उसको प्लान बताने की ज़रूरत नहीं। और मुझे किसी ने प्लान बताया भी नहीं। इंडस्ट्री में एक और प्रचलन देखने को मिलता है सर, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कामयाब हो जाता है तो कुछ लोग उसको अप्रोच करते हैं। कुछ नई कंपनियां खुलती हैं तो उनको लगता है कि यार वो आ जाएगा तो फिर कमाल हो जाएगा, उसको ऑफ़र भी देते हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसे ऑफ़र्स कभी आए? नहीं, मेरे पास ऑफ़र नहीं आए, लेकिन लोग इनडायरेक्टली कभी कभी ऐसे बात करते थे कि ऐसा, वो कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसा है, उसमें ऐसा मिल सकता है। बेसिकली ये कंपनी क्यों चालू की गई है, पहले इस चीज़ को समझना है। पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना, या पैसों के साथ नाम सम्मान इज्जत भी रखना। पैसा सब कुछ तो होगा नहीं, पैसे तो हर चीज़ में होते हैं। जैसे अगर आप अफीम का कारोबार करेंगे तो पैसा तो है ना उसके अंदर, लेकिन उसके इज्जत नहीं है। दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे तो पैसा तो है ना उसके पास, लेकिन वो अपने बेटे बच्चों की शादी में नहीं जा सकता। तो ऐसे पैसे का करेंगे क्या? तो 90% लोगों का ऐसा मानना होता है कि सिर्फ पैसा आ जाए और कैसे भी आ जाए। और जब हम ये सोचते हैं कि कैसे भी पैसा आ जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी अंधकार बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो लोग मेरे पास भी आए या इनडायरेक्टली आते थे, तो बस एक ही बात दिमाग में थी कि अगर हम इस सिस्टम में हैं तो हमें नाम और इज्जत भी साथ में चाहिए। और इज्जत अगर हमारी साथ में जुड़ती है तो वो एक सिस्टम के साथ ही जुड़ सकती है। और अगर एक बार आपकी इज्जत पे ठप्पा लग गया
कि यार ये 5 साल में इधर उधर चला जाएगा, तो फिर कंपनी भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। कभी कभी कंपनी के मालिक जिस कंपनी को चालू करते हैं, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कभी मत करना जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका है। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका है तो उसके सोचने का जो ढंग है वो एसोसिएट बायर की तरह होता है। वो सोचता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग बाग आएंगे पैसों के लिए, तो प्लान भी ऐसे बनाता है, प्लान भी ऐसे ही दिखाता है, और उसका फोकस कंपनी से हटकर डायरेक्ट सेलिंग में पैसों पर चला जाता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग जीवन बनाने की एक कला है। अगर आपको सभी तरह का सर्वांगीण विकास चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक जगह डटकर काम करना पड़ेगा, तभी आपका सब तरह का विकास होगा। पैसे तो हर जगह मिलते हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं सर, वो डायरेक्ट सेलिंग में थे पहले, और वो कहते हैं कि मैं जिस कंपनी के साथ में था वहाँ ये चैलेंजेस मुझे लगे, और फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी, ये सारे चैलेंजेस दूर करने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी अच्छी ढंग की कोई कंपनी नहीं थी, कोई कहता है ऐसा प्रोडक्ट नहीं था, कोई कहता है ऐसा कंपनसेशन प्लान नहीं था, इसलिए हमने पूरे अनुभव के साथ में इस कंपनी को खोला है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? सीधी सी बात है कि एक आदमी किसी काम को चालू करे उससे पहले एनालिसिस करे और चालू करने के बाद एनालिसिस करे, दोनों में अंतर होता है। ये पहली आप उसकी अनमेच्योरिटी दर्शाती है कि वो पहले घुसने के बाद वो एनालिसिस कर रहा है कि मैं गलत जगह फंस गया। अरे भाई, सिंपल सी दुनिया में इतनी इतनी बड़ी गाइड वाली किताबें पढ़ी है, इतनी डायरेक्ट सेलिंग पे किताबें पढ़ी है। कंपनी हिस्ट्री क्या है? यही तो कंपनी हिस्ट्री है कि हम उस कंपनी के बेस को समझें कि वो कंपनी चालू क्यों की गई है, उसकी मेन थीम क्या है। अब जब भी डायरेक्ट सेलर जब भी कोई कंपनी चालू करता है तो वो डायरेक्ट सेलर की प्रॉब्लम को दूर कर देगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या कंपनी में डायरेक्ट सेलर की ही प्रॉब्लम होती है? क्या कंपनी को चलाने के लिए अलग चैलेंज नहीं होते हैं? तो उनके पास अनुभव नहीं होता। न कोई डायरेक्ट सेलर से ही कंपनी चलती है, न केवल मालिक से ही कंपनी चलती है। ये कोऑर्डिनेशन से चलने वाला सिस्टम है जिसके अंदर आपको ट्रेडिशनल सिस्टम के भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी में प्रोडक्ट बनेंगे, कंपनी का फाइनेंस मैनेजमेंट होगा, और दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर भी यानी डायरेक्ट सेलर भी संतुष्ट रहे। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन जहाँ पर होता है वो कंपनी हिट होती है। केवल डायरेक्ट सेलर का सोचने वाले हिट नहीं होंगे कभी। राइट सर, दैट्स ग्रेट। एक व्यक्ति को सर अभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करनी है माना, और वो बड़े विज़न के साथ में इसे करना चाहता है, और आप भी मानते हैं कि कंपनी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसे साधारण से पैरामीटर हो, एक आम आदमी, गांव में रहने वाला व्यक्ति आदमी समझ जाए कि यार ये कंपनी सही है, इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए? पहला क्राइटेरिया सीधा सीधा है। 90% लोग ना प्रोडक्ट पर खेलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, एक पेन मार्केट में 10 रुपये का आता है सर, अब उसी पेन की रेट वो 100 रुपये रखे और उस पर 3 डॉट लगा दे, जहाँ पर ग्रिप पकड़ते हैं वहाँ पर 3 डॉट लगा दे, और वो उस पेन को 100 रुपये में जस्टिफाई करे कि इस 3 डॉट पर जब आप पकड़ोगे तो इससे आपका एक्यू प्रेशर होगा, एक्यू पंचर होगा, इसलिए इसकी रेट 100 रुपये है और 90 रुपये हम बांट देंगे। तो बेसिकली तेल तिलन से निकलता है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा पेमेंट दे रही है तो वो कहाँ से दे रही है? अपनी जेब से तो नहीं दे रही है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हम जिस चीज़ में अपने स्टैंडर्ड में जो प्रोडक्ट जिस रेट में खरीद रहे थे उससे ज़्यादा में कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और उसके ऊपर कमीशन बांटा जा रहा है, तो वो कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, चाहे क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। क्योंकि क्वालिटी एक अलग स्टैंडर्ड है, अलग मैटर है, और क्वालिटी के बाद लोगों को यूज करने की कला या लोग यूज करने वाला जो तरीका वो अलग मैटर है। इसलिए हमेशा देखना है कि वो ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, कहीं प्रोडक्ट की आड़ में तो पैसा नहीं बांटा जा रहा है। और 90% लोग गलती ये करते हैं कि ज़्यादा कमीशन आएगा उस चक्कर में ऐसे कंपनी में फंस जाते हैं जिनके प्रोडक्ट ही अनजस्टिफाई रेट के हैं, और फिर उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो पहला तो प्रोडक्ट देखना है सर, प्रोडक्ट मतलब रीजनेबल रेट के होने चाहिए। राइट। और क्या क्राइटेरिया है सर? दूसरा क्राइटेरिया है कि कंपनी के जो मालिक हैं उनकी सोच क्या है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। अगर डायरेक्ट सेलिंग की समझ उनके पास है तो कभी भी इसलिए प्रोडक्ट की रेट नहीं बढ़ाएंगे कि हमें कमीशन ज़्यादा बांटना है। तो इंडियन रेट के प्रोडक्ट हो, इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट हो, और आम आदमी क्या सोचता है उसके प्रोडक्ट हो, तो वो कंपनी चलेगी। ये मेन चीज़ क्राइटेरिया है। कंपनी के खुद की रिसर्च है कि नहीं है, कंपनी की खुद की फैक्ट्रियाँ हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि नहीं है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, कंपनी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा उधारी लेकर कोई काम कर रही है, या कंपनी
कोई यूँ सीधा सीधा बांटे तो एक कंपनी अगर ज़्यादा कमीशन बांट रही है अपने प्रॉफिट में, तो इसका मतलब सीधा सीधा बैलेंस शीट को आप जब देखेंगे तो क्लियर कट पता चल जाएगा कि ज़्यादा पैसा अगर वो बांट रही है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट अनजस्टिफाइड रेट के हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने, चूँकि सर आप कॉमर्स की बैकग्राउंड आपकी रही है, ये सब एक आदमी कैसे चेक करे, बैलेंस शीट कैसे देखे, क्या प्रोसीजर हो? ये सारी चीज़ें ऑनलाइन, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो किसी भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट को आप देख सकते हैं। उसका एक जो नॉमिनल चार्ज है वो भरकर आप किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। और आज की तारीख में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रही जो किसी की आप देख नहीं सकते, सब देख सकते हैं, सिवाय सिर्फ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को छोड़कर। तो आप जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो सबकी देख ही सकते हैं आप। सो मैं व्यूअर्स को भी ये चीज़ विशेष रूप से कहना चाहूँगा, मेरा भी अनुभव ये कहता है इतने सारे इंटरव्यू लेने के बाद में, कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का चुनाव बहुत मायने रखता है। और मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको आपने सुना इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन्होंने कंपनी चुनने से पहले बहुत अच्छा होम किया। किसी ने 6 महीने, किसी ने 2-2 साल तक पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने इस कंपनी के साथ में काम करना है। और वो लोग 15-15, 20-20 साल से उन्हीं कंपनियों के साथ में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो आप जल्दबाजी मत दिखाएं। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये बहुत फास्ट इनकम देने वाली कंपनी है, इस बड़े विज़न के साथ में शुरू किया है, तो उन बातों में मत आएँ। अपना स्वयं का विवेक थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा होमवर्क करें, उनकी बातों को सुनें, प्रश्न पूछें, और उसके बाद में खुद रिसर्च करें। आजकल AI का ज़माना है और दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जांच पड़ताल अच्छे से करें। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए लोग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जो है जनरेशन्स का बिजनेस माना जाता है, यानी आप काम करेंगे, आपके बाद में अगली पीढ़ी करेगी और उसके बाद में अगली पीढ़ी करेगी। और जहाँ पे इतना बड़ा विज़न है तो फिर थोड़ी बहुत होमवर्क तो बनता है। आप जल्दबाजी मत करें। तो यही कोठारी सर कह रहे हैं और यही बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। सो 2 पैरामीटर हो गए सर, प्रोडक्ट हो गया, कंपनी मैनेजमेंट हो गई, उनकी सोच और उनके फाइनेंशियल्स देख लिए। इसके अलावा और कुछ पैरामीटर्स? नहीं, मोटा मोटी तो ये 2 ही पैरामीटर्स हैं। बाकी तो सारे पैरामीटर्स में जो है कंपनी धीरे धीरे अपना बदलाव करती है और बढ़ भी जाता है। जैसे कंपनी शुरुआत में चालू हुई है तो उसके तो पैरामीटर्स कम ही होंगे ना, लेकिन अपन चाहें कि उसी कंपनी को ज्वाइन करें जो हर चीज़ में पहले परफेक्ट हो, तो इसका मतलब तो हमने अपॉर्चुनिटी खो भी दी है, क्योंकि परफेक्ट तो धीरे धीरे बनते भी हैं लोग बाग। तो हमें मोटा मोटी ये समझना चाहिए कि कंपनी के पीछे की सोच क्या है। अगर कंपनी पैसा बांटकर पैसा बनाना चाहती है तो फिर आप एक जाल में फंसने जा रहे हैं कि वो ज़्यादा पैसा बांटकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। उनका एक मकसद है कि कैसे भी उल्लू बने लोग बाग। और अगर आपको पता चल जाए तो फिर उस कंपनी की तरफ आपको देखना भी नहीं। राइट सर। मेरी जानकारी के अनुसार आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम है सर, पूरे इंडिया में है? पूरे इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में मेरी है, पूरे इंडिया की। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट और इवन तहसील लेवल तक गई है? वंडरफुल। एक आदमी का सपना होगा निश्चित रूप से इतनी बड़ी टीम बनाना। कैसे बनाई? देखिए, सिंपल सी बात है। जब मैं शुरुआत में सिस्टम में आया था तो मेरे पास बहुत बड़ा सर्कल नहीं था, और 90% लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि मैं ज़्यादा आदमी को नहीं जानता तो डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगी नहीं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क कैसे बढ़ता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सर, कोरोना जब इंडिया में आया था, उससे पहले कोई चाहता था कि कोरोना इंडिया में आए? कोई नहीं चाहता था ना। वो चाइना में चालू हुआ, इंडिया वालों ने सोचा कि हम फ्लाइट को रोक देंगे, और जब फ्लाइट को रोक देंगे तो फिर कोरोना का वायरस हमारे इंडिया में घुस नहीं पाएगा। लेकिन वो भूल गए कि नेटवर्क की पावर क्या है, क्योंकि उस समय एक आदमी अमेरिका वाला चाइना में गया हुआ था और वो अमेरिका में लेके चला गया कोरोना को। अमेरिका वाला यूरोप में गया था, यूरोप के देश में ले गया। ऑस्ट्रेलिया वाला यूरोप में आया और इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया गया, और वो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर लेकर आ गया। द पावर ऑफ नेटवर्किंग। मैं तो डायरेक्ट डायलॉग भी बोलता हूँ हर बार सेमिनार में भी, कि आप किसी को नहीं जानते तो अपने साले को बताओ, अपने जीजा को बताओ, है ना। अगर केवल 2 आदमी को बता दिया, साले और जीजा को, और उनको बोल दिया कि तुम भी तुम्हारे साले और जीजा को बताओ, और जब सारे सालों को बताएंगे तो कौन से साले बच जाएंगे? दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क। मैं और आपका हम थोड़ी समझते थे, मैं तो हरियाणा में कभी आया भी नहीं था उससे पहले, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पावर ही यह है कि आपकी पावर डबल हो जाती है, क्योंकि आपकी टीम में आपसे ज़्यादा दिमाग वाले आदमी, आपकी टीम में आपसे ज़्यादा पावरफुल आदमी,
आपकी टीम में आपसे ज़्यादा अनुभवी आदमी काम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा दिमाग वाले आदमी हमेशा आपसे ऊपर रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपसे ज़्यादा दिमाग वाले आदमी को आप अपने नीचे अपॉइंट कर सकते हैं। और यही खास बात आती है कि कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े कामयाब जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम में बहुत अच्छे आदमी, क्वालिफाइड लोग आ जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप टीचर हैं तो कलेक्टर थोड़ी आपके नीचे काम करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और कलेक्टर बाद में आता है तो आपके नीचे आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया की कोई कंपनी नहीं कहती कि किसके ऊपर जुड़ोगे। दुनिया की सारी कंपनियां कहती है किसके नीचे जुड़ना है, हु इज योर स्पॉन्सर। और यही इस चीज़ को सबसे खूबसूरत बनाता है डायरेक्ट सेलिंग को। दैट्स ग्रेट। तो आपने क्या किया सर? बेसिक चीज़ों पे काम किया, ऑटोमेटिकली टीम और नेटवर्क फैलता चला गया, या कुछ स्पेसिफिक रणनीति थी आपकी इसको बढ़ाने के लिए? देखो, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तब तो रणनीति की बात छोड़िए, मेरे को तो पता भी नहीं था डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। मुझे ये पता है कि ये लोगों का बिजनेस है। लोगों को जब हम ये बिलीव दिला देंगे कि आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे या हो सकते हैं, तो लोग आपके साथ आएंगे। और अब जर्नी के दौरान वो कंसिस्टेंट के साथ वो समझते रहे कि हम कामयाब हो रहे हैं। यानी लोगों को जब तक आप कामयाब करने की प्रक्रिया में नहीं डालोगे तब तक लोग आपके साथ टिकेंगे नहीं। शुरुआती प्रलोभन में आपको कुछ भी बोलने से आ सकता आदमी, लेकिन रेगुलर तो टिकेगा तभी जब रिजल्ट आएंगे। तो उसके रिजल्ट के लिए आपको उसके साथ घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल सीधी पार्टी है। वो डायरेक्ट अपने किसी रिश्तेदार को बोलता है तो वो नहीं समझता। उस समय फील्ड वर्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अच्छी तरह याद है 30 आउट ऑफ 30 दिन में से मैं 30 दिन बाहर रहा हूँ, कई महीने। और बाहर रहने का मतलब भिलवाड़ा के आसपास शाम को मैं जाता था, रात को वापस, सुबह जाता था, रात को वापस आ जाता था। और जब टीम के साथ इतनी मेहनत की ना, तो टीम को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। क्योंकि एक व्यक्ति सोचता था कि यार मैं अपने अंकल को कैसे बताऊं, और उस समय मैं वहाँ चला कर जाकर बताता था। तो फील्ड वर्किंग का डायरेक्ट सेलिंग में कोई अल्टरनेट नहीं है। राजस्थान की एक कहावत है, जो फरे वो चरे। इसका मतलब है जो घूमेगा उसको खाने को मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। दुनिया में जो भी लोग कामयाब देखे ना, उन्होंने अपने घर को छोड़ा इसलिए वो कामयाब है। घर को नहीं छोड़ने वाले कभी कामयाब होंगे नहीं। तो मैंने शुरुआत में इस बात को समझ लिया, घर को छोड़ लिया, अपनी टीम के साथ घूमना चालू कर दिया, और इसकी वजह से मेरा आज इतना बड़ा नेटवर्क। क्या कभी ऐसा हुआ सर, आपने टीम बनाई या आपका बिजनेस बढ़ा और फिर टीम छोड़ गई हो या बिजनेस डाउन हो गया हो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे साथ ऐसा हुआ है वास्तव में। कभी कभी हम जब एक राह पे चलते हैं और जब हम जगह जगह बार बार सक्सेस हो रहे होते हैं, तो हम ना सक्सेस होने के साथ साथ एक बड़ी चैलेंज में आते हैं। हमारे अंदर एक ईगो डेवलप होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अब हम सब कुछ जानते हैं। और यहीं से आपके चैलेंज चालू होते हैं। मेरा बिजनेस, मुझे अच्छी तरह पता है कि 85 lakhs पर मंथ, ये मैं बात बता रहा हूँ आज के 24 साल पहले की, 85 लाख पर पहुँच गया था। और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हुआ ये कि मेरा बिजनेस 85 लाख पीवी से घटते घटते 95,000 पीवी पे आ गया। अच्छा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी कंपनी में अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश की। ये सिस्टम में कामयाब तब होते हैं जब आपके नीचे आपके जैसे लोग कामयाब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उस समय मैंने हाई फाई अपने सिस्टम को अडोप्ट कर लिया। आपको पता होगा कि LCD प्रोजेक्टर जो अभी आपको कहते हैं, उस समय LED प्रोजेक्टर होते थे जी। मैंने जापान से इंपोर्ट करके मंगाया था और वो 2,65,000 का प्रोजेक्टर हुआ करता था। कौन से साल की बात है ये बात कर रहा हूँ 2001 की। अच्छा। 2,65,000 का वो प्रोजेक्टर होता था। और लैपटॉप मैंने मंगाया था सेलरॉन, वो 75,000 का था। और पूरा म्यूजिक सिस्टम मेरा रहता था। मैं जब कहीं सेमिनार लेने जाता था तो 3 गाड़ियाँ मेरे साथ चलती थी, एक गाड़ी पीछे, और इस तरह से सेमिनार में लेता था। तो मेरी सेमिनार बहुत सुपर डुपर हिट होती थी। जो भी सेमिनार में आता था वो ज्वाइन कर लेता था। लेकिन प्रश्न ये था कि मेरी सेमिनार में आने वाला ही ज्वाइन करता था। तो अब मैं तो 30 दिन ही जा सकता हूँ कहीं। तो एक समय के बाद मेरी टीम में मेरे जैसे आदमी काम नहीं करते थे। उसका नतीजा था कि सब लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और जब मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो मैं उनकी आशाओं को फुलफिल नहीं कर पाता था। जब वो आशा के अनुरूप उनके रिजल्ट नहीं आते थे, वो सिस्टम को छोड़ते थे। और सिस्टम छोड़ते छोड़ते बिजनेस जो है वो 95,000 पीवी पर आ गया। तब मुझे पता चला कि मैं कितना अच्छा हूँ उससे मतलब नहीं है, मैं अपनी टीम को कितना अच्छा बनाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने
एक बुक लिखी, जो बुक कभी पब्लिश नहीं हुई, मेरी 100 गलतियाँ। अच्छा। और उसमें जो पहली गलती थी ना, वो थी डुप्लीकेशन। और मैंने एक एक गलती को पकड़ा। अभी तो ज़माने के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, प्रोजेक्टर पे जाना पड़ता है। लेकिन मुझे उस समय पता था कि 2001 में ऐसे प्रोजेक्टर वगैरह नहीं होते थे और लोग डुप्लीकेबल नहीं होते थे। जब मैं प्रोजेक्टर पे सेमिनार लेता था तो लोगों को लगता है मैं भी सेमिनार तब लूँगा जब मेरे पास भी प्रोजेक्टर होगा। और उसका प्रॉब्लम ये आई मुझे कि मेरे जैसे आदमी डेवलप ही नहीं हुए। फिर मुझे 2002 में जब मैंने बहुत तेज़ गति से वापस चालू किया तो बोर्ड के ऊपर एक वाइट बोर्ड ब्लैक मार्कर से प्लान बताना चालू किया। तब लोगों को लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जब भी आपकी टीम को ये लगे कि मैं भी कर सकता हूँ, तो एक कीवर्ड है आपकी कामयाबी का। तो हमेशा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करके बताना पड़ेगा और बार बार ये एहसास कराना पड़ेगा कि तुम भी कर सकता है। और वो जब तक मेंटल उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी कि मैं भी नहीं मैं कर सकता हूँ, तब तक वो करेगा भी नहीं, आप कितने भी ताकत लगा लो। दैट्स ग्रेट सर। ये तो एक एग्जांपल है इस चीज़ का कि आपका वॉल्यूम बढ़ा और डुप्लीकेशन न होने की वजह से वो डाउन आ गया। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ सर इस दौरान कि आपकी टीम में कोई अच्छा लीडर है, किसी दूसरी कंपनी में चला गया, उसकी वजह से वॉल्यूम डाउन आ गया, डिस्टर्बेंस हुई, तो उसको कैसे टैकल किया? कई बार गए, लोग बाग जाते भी हैं और ये रूटीन का एक प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग में। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो भांति भांति के लोग आपके पास आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग तरह के स्वभाव के आते हैं। और कई लोग आपसे डायरेक्ट टच होते हैं और कोई लोग डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टच में आपके नहीं होते हैं। और कई लोग जब आते हैं सिस्टम में तो अलग अलग उद्देश्य के साथ आते हैं। किसी का उद्देश्य केवल पैसा ही होता है और वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाने की प्रक्रिया में भी जाते हैं। तो सबके साथ ऐसा होता रहता है। हमें फोकस रहना है कि हमारी टीम कैसी रहनी चाहिए, लगातार उसके साथ कनेक्टिविटी, लगातार उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, लगातार उनके पास रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जब आप संबंधों में मजबूत रहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संबंध। अगर आपकी रिलेशनशिप टॉप की है तो फिर कोई आदमी आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। और अगर आपकी रिलेशनशिप गड़बड़ है तो फिर सगा भाई भी आपको छोड़कर जाने वाला है। रिलेशन मजबूत बनाने पड़ेंगे लोगों के साथ में, तब आगे बढ़ेंगे। दैट्स ग्रेट सर। सर आपकी सेकंड जनरेशन अंजलि कोठारी ने काम करना स्टार्ट कर दिया और पिछले दिनों वो चैट विद सुरेंद्र वत्स में भी आए। वो एक बड़ा अच्छा एपिसोड था। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सेकंड जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, जिसमें विशाल वत्स एज ए सेकंड जनरेशन होस्ट थे और सेकंड जनरेशन के ही यूथ को उन्होंने इनवाइट किया था इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसमें अंजलि को हमने बुलाया था सर। तो अंजलि अपनी इच्छा से आई या आपने बोला कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा? देखो, अंजलि को मैंने कभी कोई न बोला है और न मैंने कभी आज दिन तक कभी किसी काम के लिए प्रेशराइज किया है। बच्चे आजकल इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं। यानी हमारी एज में हम मैच्योरिटी की एज होती थी 25 साल 30 साल, लेकिन अभी के बच्चों को इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो दुनिया को इतना समझ लेते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। वो तो फुल एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है इंटरव्यू में। तो मैंने आज दिन तक कभी उसे नहीं कहा कि कहीं जाना है कि कहाँ नहीं जाना। उसे अपने डिसीजन खुद लेने हैं और मैंने पूरी आज़ादी दे रखी है। और मैंने मन में सोच रखा है कि कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रकट हो जाऊँगा, बाकी इसको खुलकर अपना गेम खेलने दो। मेरा शुरू से मानना है ऐसा। तो जो वो डायरेक्ट सेलिंग में आई वो उसका अपना निर्णय था? 100%। मैंने एक भी बार उसे डायरेक्ट सेलिंग के लिए कभी नहीं बोला। मैं सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखाता था, मैं अपने काम को कंपैरिजन करता था उसके काम के साथ। और ये 17 साल तक उसने कभी भी मेरी किसी मीटिंग और सेमिनार को अटेंड नहीं किया। 17 साल तक। 17 साल के बाद जब उसने अपना करियर चालू किया अपने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, वो PR बनी बड़े बड़े हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों की, तब उसे पता चला कि वो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल काम होता है वो होता कैसे है, वो चलता कैसे है। और जब उसके चैलेंज समझ में आए और जब वो देखा कि AI का क्या बोलबाला आ रहा है और किस तरह से एक एक करके करियर जा रहे हैं, तब वो एकदम हाईलाइटेड हुई मेरे सिस्टम के प्रति। और फिर एक सीरियसली टॉक में वो एक बार मेरे कहने से एक मीटिंग में आई और वहाँ से उसका पूरा 180 डिग्री एंगल का चेंज था पूरा का पूरा। आपको कैसे लगता है जब अंजलि को आप काम करते हुए देखते हो? बहुत गर्व महसूस होता है। कभी कभी हमें लगता था कि हमारे बात क्या, लेकिन अभी पता चल रहा है कि जब हम विशाल जी को देखते हैं या अभिषेक छाबड़ा जी को देखते हैं या अंजलि को देखते हैं, तो अभी एक इवेंट उन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली दम पर चालू किया, पूरा कंडक्ट किया और गर्व महसूस हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है कि यार भाई हमारा जो भविष्य है ना वो आने वाले समय में भी सुरक्षित ही होने वाला है। बहुत अच्छे हाथों में हम अपने बिजनेस को सौंप रहे हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत फैंटास्टिक है। यानी हमारे से 4 गुना आगे हैं हमारे बच्चे। ग्रेट।
बहुत सारे लोग चाहते हैं सर कि उनके बच्चे भी डायरेक्ट सेलिंग में आएँ, धीरे धीरे इंटरेस्ट लें, जो उन्होंने मेहनत की है, नेटवर्क बनाया है, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन बहुत बार बच्चे नहीं मान रहे हैं या पेरेंट्स सही तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया में 360 एंगल होते हैं, 360 डिग्री सर। और जब एंगल होते हैं तो हर आदमी के एंगल का जो तरीका होता है वो निर्भर करता है उसके पूरे पालन पोषण पर, उसके समाज पर, उसके आसपास के सर्कल पर। उसके आधार पर कोई भी आदमी अपना डिसीजन लेता है। एक व्यक्ति का एक आदमी उस डिसीजन को सही बताता है, दूसरा आदमी उसी डिसीजन को गलत बता देता है। बेसिकली सही और गलत कुछ नहीं होता, हर आदमी का एक एंगल होता है, उसके हिसाब से वो सोचता है, उसके हिसाब से सही और गलत होता है। तो बच्चे अपने मानस कब बनाते हैं? क्योंकि माँ बाप तो उनके साथ रहते हैं, माँ बाप की तो कमियां भी जानते हैं और माँ बाप भी बच्चों की कमियां जानते हैं। तो आप देखना, बच्चे माँ बाप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करेंगे और माँ बाप भी बच्चों को हमेशा अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि जो हमारे ज़्यादा नज़दीक होता है उनकी हम अच्छाइयों पर फोकस करते ही नहीं, हम उनकी कमियों पर फोकस कर लेते हैं। और इस वजह से हम पड़ोसी के बच्चों को तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा सकते हैं। तो ये 100% ये सबके साथ होता है। चैलेंज ये है, ये तरीका ये है कि वो किस एंगल से देखना चाहता है उस एंगल से आप दिखाएं, और जब तक उसके एंगल से नहीं दिखाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी उनको पूरा स्टारडम पसंद है ना। अगर हम एक ऐसी इवेंट कर रहे हैं जिसमें यंग बच्चे है ही नहीं, वो किसी यंगस्टर को देख ही नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसा काम जो उनकी जनरेशन में अभी हो रहा है वो हमारे उस पूरे प्रकल्प में है ही नहीं, तो हमारे ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा होता है वो इसी को अट्रैक्ट करता है हमेशा। तो उन बच्चों के हिसाब से अपने सिस्टम के एंगल को हमें बदलने पड़ेंगे। वो उनको बताना पड़ेगा क्या उनको चाहिए लाइफ में, वो सारा सिस्टम यहाँ पर भी फुलफिल होगा। क्योंकि उनको लगता है ये बूढ़े लोगों का बिजनेस है, बूढ़े लोग सब कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मेरा दोस्त तो इंजीनियर बन रहा है या चार्टर्ड बन रहा है तो मुझे तो वो बनना है। क्योंकि सारे दोस्त उनके पास वैसे हैं तो वो उसी एंगल से देख रहे हैं, इस एंगल से उन्होंने देखा नहीं। तो लगातार धीरे धीरे इवेंट में लाना, और उनकी एज वाले जो लोग हैं जो सक्सेस हो रहे हैं उनके साथ अगर उनको इंट्रोडक्ट कराएंगे तो धीरे धीरे वो 100% समझेंगे। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। आपने एक नया इनिशिएटिव लिया, पापा कोठारी। इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव आप रहते हैं और अंजलि का और आपका कन्वर्सेशन रहता है। सो ये क्या आइडिया था और इस पे किस प्रकार से काम करते हैं सर? कुछ समय में एक्टिव था बहुत भयंकर, अभी पिछले 1-2 महीने से एक्टिव नहीं हूँ पर्सनल वजह से, लेकिन हम फुल फ्लेयर वापस तेज गति से चालू करने वाले हैं उसको। तो बेसिकली पापा कोठारी जो है ना, आइडिया जो कैसे आया था समझ लें। अंजलि जब अपने करियर को छोड़कर मेरे साथ आई थी और मेरे सिस्टम में, मेरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो चालू हुई थी, तो होता था कि किसी काम को करने के जो तरीके होते हैं उसमें उसका एंगल अलग होता था और मेरा एंगल अलग होता था, और हमारी पूरे दिन भर भिड़ंत होती थी। मैं किसी चीज़ पर कायम रहता था मेरे अनुभव के आधार पर कि ये काम ऐसे ही होगा, और अंजलि कहती थी कि ये काम ऐसे नहीं होगा, इस काम को ऐसे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अंजलि नालायक है और मेरी बात नहीं मानती, पिताजी की बात भी नहीं सुनती है, ये ओबीडेंट जो है वो नहीं है, ऐसा मैं मानता था। तो एक दिन मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, जो मैंने उसको बोला, यार भाई मेरे तो बच्चे गलत निकल गए और वो बिल्ली मेरी बात नहीं सुनते, तो बड़ा खुश नसीब है कि तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो उस दोस्त ने मुझे जो कहा उससे मुझे एंगल समझ में आया। उसने जो ही मैंने ये बात छेड़ी, उसने कहा, यार क्या मेरे बच्चे तो मेरी बात तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। जब मुझे समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, बात इसकी नहीं है, हर आदमी का एंगल होता है। हम बच्चों को बच्चे के हिसाब से समझाना पड़ेगा, बच्चे के प्रोस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए, बच्चे के सोचने के तरीके को ध्यान रखते हुए उसे समझाना पड़ेगा। हम कभी कभी वो बात थोप देते हैं उनके ऊपर, और जब हम थोप देते हैं और किसी चीज़ का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करते, तो बच्चे आपके डर से हो सकता मान ले, लेकिन वो अंदर से क्लियर नहीं है और वो रेगुलर उस चीज़ को करेंगे नहीं। इसलिए एक थॉट आया कि एक ऐसा मैं फादर बनूं, पिताजी बनूं, जो बच्चों के चीज़ को समझ पाए और बच्चों को भी राय दे पाए और बच्चों के पेरेंट्स को भी राय दे पाए। तो ये थॉट चालू हुआ और हमने कई ऐसी चीज़ें रील बनाई, और 1 मिनट के अंदर समझाना होता बस साहब कि अभी इस इंटरव्यू में तो अपन बहुत देर तक बैठेंगे, बहुत देर तक बात करेंगे, छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन चैलेंज ये आता है कि 1 मिनट में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है, कभी कभी 55 सेकंड के अंदर करना है। कि जैसे एक रील मेरी बहुत हिट हुई थी जिसके अंदर मैंने ये समझाया था कि बच्चे को किस तरह से समझाना चाहिए। अगर आपको बच्चे को क्रिटिसाइज करेंगे तो बच्चा आपसे दूर ही जाएगा,
है ना। जैसे आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं तो आप ये बोलोगे कि भाई नालायक, इतने कम नंबर आए हैं, तो बच्चा पढ़ने में थोड़ी रुचि बताएगा। अब आपको जैसी स्थिति है उसको संभालना पड़ेगा, आपको बच्चे को ये बोलना पड़ेगा, मतलब उसकी मार्कशीट को देखकर, 3rd डिवीजन की मार्कशीट है तो भी उसको देखकर बोलना पड़ेगा, शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया, पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। अच्छा। अब ऐसा करने से बच्चे को क्या लगता है कि कोई आदमी मेरी पावर को समझता है, और बच्चे के अंदर 1% भी जिज्ञासा जागने का तरीका ही यही हो सकता है जब उसको आप थोड़ा अप्रिशिएट करें। क्योंकि दुनिया में किसी बच्चे को बहुत पीटा गया हो और वो मेरिट में आ गया हो, मेरे हिसाब से तो ऐसा रिजल्ट मैंने कभी देखा नहीं है। तो अच्छा कह के ही अच्छा बनाना पड़ेगा, और इसी एंगल से मैंने समझा बात को, और यही चीज़ मैं बताता हूँ। मेरी रील बहुत हिट गई थी, मतलब ये समझ लो कि 6 मिलियन लोगों ने देखी है। अरे वाह, क्या बात है सर। बच्चे ये कह रहे हैं कि पापाओं को, मम्मियों को कैसे समझाएं, वो नहीं समझते हैं। वो मेरे एंगल से, जैसे बच्चे की तरफ से, मैं बच्चे का पापा हूँ और मैं उसके दोस्त के पापा से बात कर रहा हूँ, तो बच्चे के पिताजी मेरे से ही समझ सकते हैं, वो बच्चे से नहीं समझ सकते हैं। बच्चे से, बच्चा अगर उनको समझाएगा तो पिताजी का ईगो हर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे सेम एज का आदमी बात करेगा तो समझेगा। तो मैं उनके पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और बच्चों को भी बताता हूँ कि आपको पेरेंट्स को क्या बताना है, ये पेरेंट्स के सामने किस चीज़ तरह से अपनी बात को रखना है, ताकि ईगो नहीं बढ़े। अभी कोई बच्चा अगर ये एपिसोड हमारा सुन रहा है सर, और उसकी दिक्कत ये है कि उसके पेरेंट्स उसकी बात को नहीं मानते हैं, वो बच्चा क्या करे? वो रील में मैंने पूरा क्लियर कट कहा है, क्लियर मैंने पूरा बोला है उसके अंदर। देखिए, पेरेंट्स क्या होता है, उनका एक लंबा अनुभव होता है, उस हिसाब से उनके दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स होती है, वो एकदम बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन पेरेंट्स से ज़्यादा लिबरल भी कोई भी नहीं होता, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक उतर सकते हैं, बच्चे पर एक पॉइंट की भी आँच नहीं आने देंगे। मतलब आपके बारे में आपके माँ बाप जो सोच सकते हैं वो पृथ्वी पर कोई सोच नहीं सकता। पहली बात तो ये समझनी है, ये दिमाग में अगर फिट है ना, तो आपको पेरेंट्स की बात कभी गलत लगेगी नहीं, उल्टी लगेगी नहीं। कभी कभी पिताजी सीधा आपको, जैसे आपने कहा कि मैं रात को फिल्म देखने जा रहा हूँ, सीधा क्लियर कट मना कर देंगे। लेकिन आप जब उसके, वो ऐसा मना क्यों कर रहे हैं, उनकी चिंताओं को समझकर उस चिंताओं के एंगल से जवाब देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपकी डॉटर है, वो रात को एक फिल्म देखने जा रही है जो 11 बजे लौटेगी, तो आपकी चिंता क्या है? सिक्योरिटी जी। अब आपने बात की कि पापा, हम जो 5-6 फ्रेंड मिलकर एक फिल्म देखने जा रहे हैं, दोस्त के पापा हमें छोड़ने जाएंगे, वहाँ से लेने जाएंगे, और उस चिंता के साथ आपने बात क्लियर कर ली कि एक सर्कल में है और किसी तरह की कोई चैलेंज नहीं है। तो दुनिया का कोई भी फादर अपने बच्चों को परेशान थोड़ी करना चाहता है, वो तो सिक्योरिटी पर्पज से ही देखता है। मेरा भी इस बारे में काफ़ी कुछ विचार बदले सर। मुझे भी ऐसा लगता था कि बच्चों, ये जो जनरेशन गैप है, और इस समय बच्चों को चूँकि एक्सपोजर ज़्यादा है और वो बात मानते नहीं हैं और बचकानी बातें कर देते हैं, ज़िंदगी का अनुभव नहीं है, तो मेरा नज़रिया ये बदला कि नहीं, बच्चे बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे से बहुत आगे हैं, बहुत आगे, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो उससे आगे निकल चुके हैं हमारे से। तो उस चीज़ को, उनकी स्ट्रेंथ को भी हमें समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बस कन्वे करना पड़ेगा चीज़ों को। जो उनकी चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हमें लॉजिक के साथ में बताना पड़ेगा कि भाई ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, थोपना नहीं पड़ेगा, लॉजिक बताना पड़ेगा, लॉजिक। और हम बिल्कुल डिस्कशन करें आपस में, अच्छे से बातचीत करें जैसे दोस्तों में करते हैं, और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ऐसा अगर माहौल बने, और मैं वैसे ही प्रयास करता हूं सर इन दिनों बच्चों के साथ में, स्पेशली मतलब तन्वी के साथ में मेरा कुछ ना कुछ होता रहता था, जैसे आपने अंजलि के साथ बताया। तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम हर महीने एक दिन हमने डेट फिक्स की, टाइम फिक्स किया है, उस दिन हम या तो फिज़िकली मिलेंगे, या अगर फिज़िकली नहीं मिल रहे हैं तो हम ऑनलाइन रहेंगे, और वो 1 घंटा हम डिस्कशन करेंगे आपस में, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो शेयर करेंगे, कुछ चैलेंजेस हैं तो वो शेयर करेंगे, और उसके बाद में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो गई। बस दोनों एंगल से आप बदलने के लिए तैयार है। मतलब आप हमेशा ये मत फिक्स कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और बच्चे भी ये नहीं कहे कि मेरे फादर मुझे समझ नहीं रहे हैं। आप दोनों लिबरल रहिए, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, निष्कर्ष पहुंचेगा। तो अंजलि, मैंने जब भी देखा कि जब मैंने शांत मन से अंजलि को कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश की जिसको मैं तेज़ स्वभाव से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जब हम दोनों अच्छे मूड में हैं, जब हम बैठे हैं, तो बारीक बारीक डिस्कशन किए तो चीज़ उनको समझ में आ गई। तो ये बात गलत है कि बच्चे नहीं समझते हैं,
बच्चे को समझाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम अपने अनुभव को थोप देते हैं, जबकि ये बच्चे जो नई जनरेशन है वो लॉजिकल है, बिना लॉजिक के वो कोई काम करती नहीं है। अगर आपने लॉजिकल नहीं करवाया तो वो ज़्यादा समय तक टिकेंगे भी नहीं आपके साथ। दैट्स ग्रेट सर, आपका बहुत अच्छा तजर्बा है और पापा कोठारी के ज़रिए आप बहुत सारे बुज़ुर्गों की और बहुत सारे युवाओं की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो उस इनिशिएटिव को जारी रखिए सर। आपने समय निकाला, आपके पास में बहुत सारा अनुभव है। समय की लिमिटेशन है सर, आपका बाकी ज्ञान हम अगले इंटरव्यू में कवर करेंगे। आपने समय निकाला, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये थे श्री मुकेश जी कोठारी, डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड हैं। और वो लीजेंड क्यों हैं, डायरेक्ट सेलिंग का अमिताभ बच्चन उनको कैसे माना जाता है और क्यों माना जाता है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।